नमस्कार, जय हिंद। भविष्य के सभी शिक्षकों का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। और आज इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। वीडियो कंप्लीट देखें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। कहा गया है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, मूक बधिर। देखिए, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं वो सुनने और बोलने में अक्षम होते हैं, अतः इन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनका अधिगम कार्य कराया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं कौन? तो वो है टरमन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टरमन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है मानसिक आयु अपोन में आता है वास्तविक आयु इंटू 100। और यदि आपसे पूछा जाए बुद्धि लब्धि मापने का सबसे पहला सूत्र किसने दिया, तो सबसे पहले सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि मापने का स्टर्न ने, लेकिन बाद में टरमन ने इसमें संशोधन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता टरमन को ही माना जाता है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? तो टरमन ने क्या है, बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों के प्रकार बताए हुए हैं। तो यहाँ पर जो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि है वो 71 से कम होती है। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। कहा गया है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार यदि छात्र कार्य को स्वयं करता है तो इससे क्या होता है, उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और बालक में क्या है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पहला होता है मध्यस्थ चर, जिसके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम, और दूसरा होता है आश्रित चर, जिसके अंतर्गत आता है छात्र, और तीसरा होता है स्वतंत्र चर, जिसके अंतर्गत आता है शिक्षक। तो यहाँ बात हुई है पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम आएगा मध्यस्थ चर के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती से संबंधित नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा पारस फ्री एजुकेशन। वहाँ पर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें तो आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। रोस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? देखिए, रोस ने संवेग को बांटा है 3 प्रकार से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहला होता है ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा होता है क्रियात्मक संवेग, और तीसरा होता है भावात्मक संवेग। ओके, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकडूगल ने। ये कहा है किसने? मैकडूगल महोदय ने। प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखिए, जो प्रेरक जन्म से ही होते हैं उन्हें कहा जाता है जन्मजात प्रेरक। जैसे भूख, प्यास, नींद, रोना, एक यहाँ जन्मजात प्रेरक होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भूख, प्यास और नींद ये हो जाएंगे जन्मजात प्रेरक। लेकिन जो आदत है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, आदत होता है अर्जित प्रेरक।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, कोई डाउट हो आपको यदि कोई भी, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। संवेग क्या है, बताना है संवेग क्या है। तो संवेग क्या होता है, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। यदि आपको कोई चीज सीखनी है तो इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान होता है जिज्ञासा। क्या होता है, जिज्ञासा। यदि आपको वास्तव में कुछ सीखना है तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे आपको शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन लेना है मान लो, तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो यदि आप एक जिज्ञासा कर लेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखना सीखने की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जिज्ञासा ही होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया को स्तर किस अवधि में घटित होता है। देखिए पियाजे ने, हम जानते हैं पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कितनी अवस्था में बांटा गया है, किस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनने वाला है। तो बात हो रही है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो उसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहली अवस्था का जन्म से 2 वर्ष होता है, दूसरी अवस्था का 2 से 7 वर्ष है, और तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका 7 से 11, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका होता है 11 से 15। प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का जो मुख्य रीजन होता है वो परिवार का वातावरण ही होता है, क्योंकि जो बालक होता है उसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और परिवार के वातावरण का जो प्रभाव होता है वो बालक पर पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा हेतु शिक्षक को, जो छात्र है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है और उनको समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन सी में कहा गया है व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं व समस्याओं पर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि शिक्षक ध्यान देगा व्यक्तिगत आवश्यकता और समस्याओं पर, तो क्या है, इससे जो छात्र हैं उनका अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक चलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे नहीं है, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल सही है, शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी होता है, और सीखने के तरीकों का अध्ययन। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो भैया इसका शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ऐप से लोड करके वहाँ पर सर्च करना पारस फ्री एजुकेशन, तो आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, कहा गया है मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो डियर साथियों, इसमें हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।